गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th क्षितिज पुस्तक से सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित ग्रामश्री की व्याख्या लेकर आई हूँ। उससे पहले सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं के बारे में जान लें। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी ग्राम में सन 1900 में हुआ था। उनकी रचनाओं में वीणा, ग्रंथ, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला, बूढ़ा चांद, लोकायतन चिदंबरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। हम लोगों को जो अपने सिलेबस में पढ़ना है वो है ग्रामश्री। तो मैं ग्रामश्री की व्याख्या आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले व्याख्या पढ़ने के लिए हमें एक बार उस कविता को पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। तो इसकी व्याख्या है, कवि गांव की नैसर्गिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहा है कि खेतों में सारी फसलें उग चुकी हैं, इसलिए चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। और जब सुबह सुबह इसमें ओस की बूंदें गिरती हैं, तब सूर्य की किरणें इन बूंदों में पड़कर चारों तरफ फैलती हैं, तो सारा वातावरण चमक उठता है। और इसी वजह से यह खेत की हरियाली के ऊपर चांदी सी जाली की तरह नजर आ रही है। और जब नए उगे हुए हरे पत्तों पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो ऐसा लग रहा है मानो सूर्य की किरणें उनके आर पार चली जा रही हैं और उनके अंदर स्थित हरे रंग का खून साफ साफ दिखाई दे रहा है। हरे रंग के खून से तात्पर्य यहाँ पर जो उसकी हरी हरी डंठल है उससे लिया गया है। और जब हम दूर से इस वातावरण को निहारने लगते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि नीले रंग का आकाश झुककर खेतों की हरियाली के ऊपर अपना आंचल बिछा रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। दूसरा जो हम लोगों का पैराग्राफ है, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकणियाँ है शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। दूसरे भाग में कवि कह रहा है कि जो धरती है हमारी वो एकदम हरी भरी लहराई हुई लग रही है। उनके अनुसार खेतों में जौ और गेहूं की फसलों के उगने से धरती बहुत ही रोमांचित लग रही है। अरहर और सनई की फसलें इस तरह लग रही हैं मानो वो सोने की करधनी हों जो किसी युवती रूपी धरती की कमर में बंधी हुई हैं और हवा के चलने से हिल हिल कर मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही हैं। सरसों के फूलों के खिल जाने से पूरे वातावरण में एक तैलीय सुगंध बह रही है जो धरती की प्रसन्नता को बयां कर रही है। धरती कितनी प्रसन्न है उसी का वो प्रदर्शन कर रही है। और इस हरी भरी धरती की सुंदरता को बढ़ाने के लिए तीसी के नीले फूल भी अपना सर उठाकर झांक रहे हैं। तीसी के नीले फूल खिले हुए नीलम के पत्थर के नगीने की तरह दिख रहे हैं। नीलम का पत्थर एक बड़ा ही कीमती पत्थर होता है जिसका प्रयोग हम माला जो पहनते हैं उसमें करते हैं, अंगूठी में करते हैं। और तीसी एक प्रकार का अनाज है जिसका तेल भी निकलता है, जिसकी रोटी भी खाई जाती है, तो उसी की तरह ये प्रतीत हो रहे हैं। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों से लटकी छीमियाँ छिपाए बीज लड़ी, फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हो फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। कवि ने लिखा है
कि विभिन्न रंगों के फूलों के बीच मटर की फसलें खड़ी होकर मानो हंस रही हों। मटर के पौधे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे सखियां मखमल की पेटियों में बीज छिपाकर खड़ी होकर हंस रही हैं। रंग बिरंगी तितलियां रंगीले फूलों पर उड़ रही हैं और हवा के झोंके से जब फूल एक डाली से दूसरी डाली को छूते हैं तो लगता है वे खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि की कल्पना सजग हो उठी है, जिसमें उन्होंने रंगों से भरे प्राकृतिक वातावरण का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। अगली पंक्तियां हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मत वाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आडू नींबू डाळिम, आलू गोभी बैंगन मूली। कवि कहते हैं कि आम के पेड़ों की डालियां सुनहरे और चांदी रंग की आम की बौर से लद चुकी हैं और पतझड़ के कारण ढाक और पीपल के पेड़ की पत्तियां झड़ रही हैं। कोयल बसंत ऋतु की मादकता में मतवाली होकर मधुर संगीत सुना रही है। पूरे वातावरण में कटहल की महक को महसूस किया जा सकता है और आधे पक्के आधे कच्चे जामुन तो देखते ही बन रहे हैं और झरबेरी बेरी से लद चुकी है। खेतों में कई तरह के फल एवं सब्जियां उग चुकी हैं, जैसे आड़ू, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैगन, मूली। तो इस तरीके से खेतों और बागीचों की सुंदरता की व्याख्या कवि अपने पंक्तियों में कर रहा है। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी, लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। इस पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि अमरूद के पेड़ों में फल पक चुके हैं और उन पर लाल लाल निशान भी दिखाई दे रहे हैं। जब अमरूद पक जाता है तो वो थोड़ा रेडिश हो जाता है, उसी की बात कवि यहाँ पे कह रहा है, जो इस बात का संकेत है कि अमरूद अब पक चुके हैं और बैर भी पककर सुनहले रंग की हो गई है और आंवले के फल से पूरी डाल ऐसी लदी है जैसे वह जड़ी की तरह लगाई गई हो। पालक पूरे खेत में लहलहा रहे हैं, धनिया की सुगंध पूरे वातावरण में फैली हुई है, पूरे वातावरण को रोमांचित कर रही है। लौकी और सेम पूरी जमीन पर इधर उधर फैले हुए हैं, टमाटर पककर लाल हो गए हैं मानो जैसे मखमल बिछा हो, मिर्च के पौधे किसी हरी भरी थैली की तरह लग रहे हैं। अब हमारी अगली पंक्तियां हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तीरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। गंगा के रेतीले किनारों की जो समुद्र तट या फिर गंगा नदी के किनारे जो रेतीले बालू होते हैं उसकी सुंदरता का कवि इन पंक्तियों में वर्णन कर रहा है। गंगा के रेतीले किनारों पर बालू में लंबी लंबी लकीरें ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे मानो कोई सांप सोया हो, और जब सूर्य की किरणें उस रेत पर पड़ती हैं तो वे रंग बिरंगी नजर आती हैं। वहाँ पर सरपट बिछी हुई तरबूज की खेती बड़ी ही सुंदर लग रही है। पास में कोई बगुला अपनी उंगली से अपनी कलगी में कंघा कर रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। पानी में सुरखाब तैर रहे हैं। सुरखाब मतलब डक, श्वान को बोलते हैं, तैर रहे हैं और किनारे पर मगर अलसाया हुआ सोया है। गंगा नदी के तट पर ऐसे दृश्य को कवि महसूस करके अपने पंक्तियों में प्रस्तुत कर रहे हैं। अंतिम जो इनकी रचना का भाग है। हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निसकी, तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, तिस पर नीलम नभ आच्छादन,
निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है। कवि के अनुसार सर्दी की धूप में जब सूर्य की किरणें खेती की हरियाली पर पड़ती हैं तो वे इस तरह चमक उठती हैं मानो वे खुशी से झूम रही हों। कवि को ये दोनों आलस्य से भरे सोए हुए प्रतीत होते हैं। सर्दी की रातें ओस के कारण भीगी हुई जान पड़ती हैं, जिसमें तारे मानो किसी सपने में खोए हुए लग रहे हैं। ऐसे में नीले आसमान के नीचे गांव ऐसे लग रहा है जैसे जवाहरातों का डिब्बा, जो हीरे जवाहरात होते हैं, बहुत सारी ज्वेलरी हम किसी डिब्बे में रखते हैं, तो जैसे लगता है कि वो खुल गया है। हम लोग इस चीज़ को महसूस भी कर सकते हैं कि जब ठंडियों में ओस की बूंदें पड़ती हैं और जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है तो वह बिल्कुल इसी तरीके से प्रतीत होता है जैसे हम कोई डिब्बा खोले हों जिसमें बहुत सारी ज्वेलरी हो। ठीक है, तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे किसी ने जवाहरातों का डिब्बा जो है वो खोल कर रख दिया है, जिसमें आकाश ने नीले रंग की चादर उड़ा रखी है। और इस प्रकार शरद ऋतु के अंतिम कुछ दिनों में गांव के वातावरण में अनुपम शांति की अनुभूति हो रही है, जिससे गांव के सभी लोग बहुत प्रभावित थे। तो ये आप लोगों की व्याख्या थी सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित ग्रामश्री। उम्मीद है कि ये व्याख्या आप लोगों को समझ में आई होगी। धन्यवाद।